नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया की ओर से आज मैं लखनऊ में हूँ। और लखनऊ में कुछ खास वजह है। उसकी वजह यह है कि शिक्षा का जो सवाल है वो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और शिक्षा के जरिए समाज को बदलने की जो एक प्रक्रिया है उसको बहुत सारे विद्वान और विचारक अपने अपने ढंग से उस पर अपना मत रखते रहे हैं। लेकिन जब से राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदली। उसको लेके एक बड़ा फोरम है, राइट टू एजुकेशन फोरम, उसकी बैठक है। और उस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए उसके संदर्भ में आज मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण शख्सियत जो राइट टू एजुकेशन पे लगातार काम कर रहे हैं, अनिल राय हैं, बिहार से आए हुए हैं और वहाँ के कन्वीनर भी हैं। तो मैं सीधे चलता हूँ अनिल राय जी के पास। एक मिनट। विमर्श मीडिया में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और दो तीन सब्जेक्ट हैं। और एक तो शिक्षा को लेके आरटी फोरम की क्या एक समझ है, मैं उस पे भी एक बात आपसे जानना चाहूँगा। दूसरा जो राइट बेस्ड पूरा एक अप्रोच है उसके प्रति सरकार का क्या नज़रिया है और आपका क्या नज़रिया है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा बहुचर्चित जो एक पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आज लखनऊ में आपकी मीटिंग हुई है, तो मीटिंग में किस मुद्दे पे और ख़ास करके एजुकेशन के राइट्स पे कौन कौन से मुद्दों पे विचार हुआ है, थोड़ा उस पर आप प्रकाश डालें। शुक्रिया हिम्मत जी। आज लखनऊ में राइट टू एजुकेशन फोरम के नेशनल काउंसिल की बैठक 2 दिवसीय बैठक थी। और उसमें इस बात के लिए चिंता व्यक्त की गई कि जो राइट टू एजुकेशन फोरम राइट टू एजुकेशन की हिफाजत और संवर्धन के लिए बना था कि वह और भी ज़्यादा मजबूत हो और उसकी जो खामियां हैं उसके लिए एडवोकेसी की जाए, उसके लिए अभियान चलाया जाए और दबाव बनाया जाए। तो हाल के दिनों में नई शिक्षा नीति आने के बाद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद यह देखा जा रहा है, हम लोगों ने यह अनुभव किया कि राइट टू एजुकेशन जो एक संवैधानिक अधिकार है और जीवन के अधिकार के साथ जोड़ करके उसको देखा गया है, वहीं पर दिया गया है, उसी का एक्सटेंशन है यह राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ का एक्सटेंशन है। तो लगातार यह कमजोर होता चला जा रहा है और अब सरकारें भी राइट्स की बात नहीं कर रही हैं, राइट एजुकेशन के राइट की बात नहीं कर रही है, बल्कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के, उसके प्रावधानों को लागू करने की बात कर रही है। और हम लोगों ने यह देखा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके कई ऐसे प्रावधान हैं जो राइट टू एजुकेशन को, शिक्षा अधिकार को कमजोर करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने अपने काउंसिल में यह निर्णय लिया कि हम लोग राइट टू एजुकेशन के नज़रिए से शिक्षा नीति को देखेंगे और उसकी जो खामियां हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस प्रकार हानि पहुंचा रही है राइट टू एजुकेशन को, इसलिए हम लोग उसका विरोध करेंगे और उसको खारिज करने की मांग करेंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ से उठता है कि आप लोग जो आरोप लगाते हैं कि सरकार जो है शिक्षा को लेके ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन दूसरी ओर वो नीति लेके आती है, नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आती है, शिक्षा नीति लेके आती है। तो मतलब इसमें क्या विरोधाभास है? मैंने जो जिस तरह का राइट टू एजुकेशन जो अधिकार देता है और जो नीति है वो, उसमें क्या बेसिक डिफरेंशिएशन है या एक अंतर क्या है, उस पर थोड़ा सा आप हमें बताएं। हम लोग
जो यह बात कहते हैं कि शिक्षा के प्रति संवेदनशील नहीं है, वह बात नहीं है कि शिक्षा के प्रति तो वह बहुत ज्यादा संवेदनशील वर्तमान सरकार हो गई है। जी जी। इसी के लिए वह शिक्षा नीति लेकर के आई भी है, और जितने सारे उसके बड़े नेता हैं वे बात बेबात गौरव के रूप में शिक्षा नीति के बारे में बताते हैं कि हमारी उपलब्धि है, और इसी यही वह द्वार है, यही वह रास्ता है, इसके माध्यम से हम विश्व गुरु शब्द का इस्तेमाल उसी में शिक्षा नीति में किया गया है कि विश्व गुरु बनने की यह राह है। तो यह अब शिक्षा का मुद्दा यह नहीं है कि शिक्षा को राजनीति नहीं देख रही है, शिक्षा का अब राजनीतिकरण हो गया है। जी जी। और वो अपने राजनीतिक हथियार के रूप में शिक्षा को अब इस्तेमाल करने लगी है। इसीलिए आप देखेंगे कि नई शिक्षा नीति में जो सांस्कृतिक और धार्मिक पहलू हैं वे, और किसी खास विशेष धर्म के और किसी विशेष धर्म की संस्कृति के कि उसको है सो तरजीह दी गई है कि संस्कृत को विशेष तरजीह, मतलब भारत की जो मिली जुली जो संस्कृति है उसके खिलाफ जाती है। उस साझी संस्कृति का हनन हो रहा है, उसको कमजोर किया जा रहा है। तो हम लोगों की यह मांग यह नहीं है कि शिक्षा का राजनीतिकरण हो, हम लोगों की मांग यह है कि जनता में शिक्षा के लिए जागरूकता हो, जो राजनीति पर प्रेशर क्रिएट करे कि जिससे शिक्षा जन शिक्षा के रूप में कि उसके जो सामाजिक और व्यक्तिगत जो पहलू हैं कि वह जीवित रह सके, और जो वंचित समूह है, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो दिव्यांग हैं, लड़कियां हैं, उन तक मुकम्मल रूप से वह शिक्षा पहुंच सके। तो क्या ये हम लोग जन दबाव बनाने की बात करते हैं। लेकिन क्या ये शिक्षा नीति में ये पूरा जो पहलू है जो आप बता रहे हैं, जो लड़कियां हैं या वंचित समाज है, उसमें उनकी कोई जगह है या नहीं है? आप बेसिक रूप से देखेंगे सारी चीजों को क्रिटिकली देखना चाहिए। जी जी। न कि शब्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शब्दों पर अगर केवल आप ध्यान देकर के रह जाएंगे तो कई उसके अनुच्छेद हैं जो कमजोर वर्गों की शिक्षा की बात करते हैं और उनको कहते हैं कि हम शिक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन जब आप क्रिटिकली जब देखते हैं तो वह जो प्रकार बताया गया है कि किस प्रकार हम शिक्षा उनको प्रदान करेंगे, उसमें कहा गया है कि उनको हम पीयर ट्यूटरिंग देंगे, जो कमजोर वर्ग के बच्चे स्कूल तक नहीं आ पाएंगे। स्कूल के बारे में कहा गया है कि 5 से 10 किलोमीटर पर स्कूल होंगे। तो स्वाभाविक है जो कमजोर दिव्यांग होंगे वो वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। जो गरीब राइट टू एजुकेशन का जो नॉर्म था कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में, वह सब डाइल्यूट हो रहा है। जी जी। और उसके जो नहीं पहुंच पाएंगे, जो कमजोर वर्ग के बच्चे, उनके लिए कहा गया है कि पीयर ट्यूटरिंग देंगे, उनके लिए है सो सामाजिक लोग जो है उनको पढ़ा देंगे, उनको हम ऑनलाइन है सो पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे, उनको हम टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे, हम क्लास 3 से ही ओपन स्कूल की उनके लिए व्यवस्था करेंगे। आप कल्पना कीजिए कि 3 क्लास का तीसरे क्लास का बच्चा जो ठीक से पढ़ता नहीं है, कहने पर भी जिसको स्कूल ले जाने के लिए उसका गार्जियन उसको रोते हुए खींच करके ले जाता है, वह है सो ओपन स्कूल में पढ़ लेगा। एक बात यह कि मतलब उसकी शिक्षा तक पहुंच ही नहीं हो पाएगी। अगर वह पढ़ भी लेता है तो जो प्रॉपर स्कूल में पढ़ता है वह ठीक से पढ़ नहीं पाता है, तो ओपन स्कूल में कितना उसका लर्निंग होगा, अर्थात वह 2म दर्जे का नागरिक हो जाएगा। तो यह अभी तक जो सामाजिक असमानता के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी, अब दूसरे ढंग की सामाजिक असमानता हो जाएगी। नहीं, एक चीज और, स्कूल जो होते थे एक तरह से जो हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त की, वहाँ हर
वर्ग के, हाँ, सामाजिकरण का वो साधन हुआ करता बड़ा एक केंद्र हुआ करता था, कहीं उससे तो वंचित नहीं करने का एकदम हुआ है। सो अब उसके बच्चों के सामाजिकरण को भी रोक देने की हम कहेंगे कि साजिश शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बड़े लोगों ने मिलकर के वह किया है, तो इस बात को समझते ही होंगे कि शिक्षा, स्कूल का क्या महत्व होता है। तो उसके सामाजिकरण को भी रोकने का, और जो परस्पर मिलते जुलते रहने के कारण एक उच्च वर्ग या उच्च वर्ण और जो दलित वर्ण के लोग जो हैं, सो कॉल्ड दलित, निम्न वर्ण, कि उनमें जो एक समरसता आती थी, कि एक दोस्ती जो होती थी, अब उसकी संभावना भी खत्म हो जाएगी, उसकी भी संभावना को कमजोर हो जाएगी। जी जी। एक सवाल और आ रहा है कि नई शिक्षा नीति में खास करके उस पर जोर दिया जा रहा है कि हमारा इतिहास या हमारा जो पीछे का सब चीज था वो बहुत स्वर्णिम था, उसको फिर से पुनर्स्थापित करना है। तो वो स्वर्णिम को पुनर्स्थापित करने का कारण क्या है, और था भी कि नहीं था, वो तो अभी एक अलग विवेचना का विषय है। कहीं इसके जरिए फिर से मतलब कैटेगराइजेशन तो नहीं करने की कवायद है? उत्पीड़ितों के शिक्षा शास्त्र में पॉलो फ्रेरे ने एक बड़ी अच्छी बात कही है जी। उसने कहा है कि दक्षिण पंथ हमेशा अतीत जीवी होता है जी। और वह अतीत को ही स्वर्णिम मानता है कि वही बेस्ट काल था, और अभी का जो चल रहा है वह है सो बुरा काल है, सब कुछ ढह रहा है, सब कुछ का पतन हो रहा है। तो दक्षिणपंथी जो सोच है वह हमेशा ही जो अतीत को है उसको पुनर्स्थापित करने की कोशिश करती है। उस अतीत, हमारा अतीत क्या रहा है कि कुछ विशेष वर्ण है जिनको हम समाज में कह सकते हैं या जिसको ब्राह्मणवाद कहते हैं, कि उसका वह डोमिनेट करता रहा है पूरे समाज को और अपने अनुसार ही उसको चलाता रहा है, और जो दूसरे वर्ण के लोग रहे हैं वे उनके सबऑर्डिनेट बन करके या उनके हो करके रहे हैं। जी। अच्छा, तो इस शिक्षा नीति के माध्यम से फिर उन्हीं चीजों को लाने के, स्थापित किए जाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि कई राज्यों में उन घटनाओं को जोड़ा गया है या कुछ घटनाओं को हटाया गया है उसी दृष्टि से, उसी सवर्ण मानसिकता या हिंदू मानसिकता या ब्राह्मणवादी मानसिकता की दृष्टि से। और अभी आप देखेंगे कि न्यूज आया है कि एनसीईआरटी ने प्रपोज किया है, प्रस्तावित किया है कि रामायण को इतिहास के रूप में पढ़ाया जाए। अब आप समझिए कि हम किस तरह के भारत का निर्माण, किस तरह वैज्ञानिक दृष्टि को खत्म करने की बात है जो की जा रही है। जी जी। लेकिन मैं अब चूंकि अब आरटी फोरम से हैं आप, एक महत्वपूर्ण राज्य से भी हैं, और खास करके एजुकेशन को लेके आप लगातार बहुत चिंतित रहे हैं, लेख भी लिखे हैं और लोगों से सीधे ज़मीन से जुड़े हुए हैं। अभी आरटी फोरम की पोजीशनिंग क्या है? एक और तो कहा जा रहा है कि नहीं, अब जो जैसा है अब तो आ गया, अब उसको मान लिया जाए। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि नहीं, एक पोजीशन लेना पड़ेगा। तो उसमें एक पॉलिटिकली मैं कह रहा हूँ कि एजुकेशन भी एक पॉलिटिकल एजेंडा है। उस रूप में आरटी फोरम का क्या रुख है? आरटी फोरम का रुख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विरोध में है। निश्चित रूप से, क्योंकि वह केवल दो कारणों से, कि वह केवल आरटीई को ही कमजोर नहीं बनाता है या उसका उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि जो जनसामान्य है, जनसामान्य का कहने का मतलब जो दलित, वंचित, पिछड़े, कमजोर जो वर्ग हैं उनको भी शिक्षा से वंचित करने का वह उपाय करता है। तो अगर आरटी फोरम जनता के साथ अगर खड़ा है, अगर संविधान के साथ खड़ा है, तो स्वाभाविक रूप से है कि वह एनईपी 2020 के विरोध करेगा, उसके विरोध में वह जाएगा। चूंकि यह संविधान के साथ, आरटीई के साथ, जनता के साथ आरटीई फोरम खड़ा है, इसलिए उनके पक्ष में खड़ा है, इसलिए स्वाभाविक है कि इसको विरोध करना है। एक इससे छोटा सा सवाल बस, इसके बाद इसको खत्म करेंगे।
आप इसको आप कर रहे हैं, ठीक है, आपने सारे लॉजिक्स लेके आए, आप कितना तैयार हैं? अब सरकार भी आपके खिलाफ खड़ी हो सकती है, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं केवल इतना बस एक टिप्पणी चाहता हूँ आपसे। सरकार तो निश्चित रूप से हम लोगों के खिलाफ है ही, जी। क्योंकि हम उसकी खिलाफत करते हैं तो वो हमारे खिलाफ होगी। लेकिन जिसने संकल्प लिया है कि हम जनता के साथ खड़े होंगे, हम इस देश के साथ खड़े होंगे, इस देश के विकास में हमारा योगदान रहेगा, तो वह उन सारी रुकावटों को, उन सारी खिलाफतों को बर्दाश्त करने की क्षमता भी रखता है। जी जी जी। तो हम अगर खिलाफत कहीं होती है तो उसके बावजूद हम अपनी आवाज़, हम अपना रुख नहीं बदल देंगे, हम अपना दृष्टिकोण नहीं बदल देंगे, हम तब भी जनता के ही साथ रहेंगे, संविधान के ही साथ रहेंगे, संवैधानिक अधिकार के साथ ही रहेंगे। जी जी। विमर्श के साथ बहुत महत्वपूर्ण एक विचार है या एक समझ है आरटी फोरम की, और साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चूंकि आप एजुकेशन पे लगातार काम करते रहे हैं, तो इस विषय पे हम और भी आपसे अलग अलग जो इसके पहलू हैं उस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े। शुक्रिया।